हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट बेस पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। कुछ भी ऐसा नहीं है सर जो यहाँ पर आपको नहीं मिलता। 100% क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है बिंदास और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, जीपीपी, सब कुछ सर। और क्या चाहिए? पीवाईक्यूज और डीपीपी इसलिए कि आपकी प्रैक्टिस तगड़ी हो जाए, साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, इसकी सुविधा भी उपलब्ध होती है कि आपके नोट्स बढ़िया तरीके से बनते जाएं। ये कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, वहां से उठा लीजिए। अब जैसे ही मैं आगे चलता हूं सॉरी, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है आपको क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल 100% फ्री, जिसमें आप केजी से लेकर नहीं, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन पाते हैं। क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन इंग्लिश मीडियम पे, जिसमें सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। बढ़िया और शानदार तरीके से, मजेदार, बस लगे रहना है सर। वो होता है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, वैसे ही सर बिल्कुल सेम सेगमेंट है। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में है वही सेगमेंट आपको हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड किया जाता है, बढ़िया और शानदार तरीके से। डन? चलो भैया, तो आज क्या है सर? क्या लेके आए हो? अरे मैंने कहा वही चल रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस चल रहे हैं। टाइप 5 मतलब इसके बाद एक आध टाइप और बचा है, फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी समाप्त हो जाएगा। मैंने क्या कहा बेटा? मजा आएगा। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन से बेटा मैंने कहा ये आ रहे हैं आजकल। ये थोड़े फेवरेट हो गए हैं, अभी अच्छे खासे फेवरेट चल रहे हैं। ये पूछते हैं ये सारी चीजें। मैंने कहा ठीक है, पूछते हैं तो अपन पढ़ लेते हैं सर, क्या दिक्कत की बात है। तो एक बार पहले सेशन को लाइक और शेयर करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं मजेदार और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली, एक तरफा। ठीक है, चालू करें। एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर दो कि सर चालू करते हैं, बढ़िया और शानदार तरीके से। ये लीजिए पहला क्वेश्चन सर। पहला क्वेश्चन सर, थोड़े से ये जो ऑप्शंस है ना, इनको थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। कभी कभी ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं तो अपन फंस जाते हैं। एक बार याद है चैप्टर नंबर 1 में अपन ने क्या करा था? ऑप्शंस को ध्यान नहीं दिया था। अपन ने ये मान लिया था कि भैया वो ए वाले सही होते तो पहले 3 को सही मान के चल रहे थे अपन, लेकिन उसमें थर्ड वाला ऑप्शन ही थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिया था। उससे फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान से देख के पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस a statement, in the following question a statement of assertion A followed by a statement of reason R is given। ठीक है, एक assertion दिया और एक reason दिया है, आप सभी जानते हैं। choose the correct option out of the choices given below each question। ठीक है भैया, नीचे जो दिए गए 4 ऑप्शन में से, 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प को चुनिए। विकल्प ही कहते हैं ना हिंदी में शायद। ठीक है, अब बोल रहे हैं असर्शन। अब बोल रहे हैं सर जी असर्शन। असर्शन क्या होता है? ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शोज द सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर। भैया जो भी आइसोटोप्स होते हैं वो सेम टाइप का केमिकल बिहेवियर दिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। अब भैया मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन एक मेरे पास होता है ये वाला, और एक कार्बन मेरे पास होता है ये वाला। सर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, क्योंकि अगर आपको याद हो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कौन सा लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एमपीएल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने? कि द प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भैया की उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंडेंसी दिखाती है किस पे सर जी? एटॉमिक नंबर पे। मतलब बेसिकली डिपेंडेंसी किस पे है? एटॉमिक नंबर पे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा अच्छी बात है अगर एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है तो। मैंने कहा बहुत शानदार, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। और एटॉमिक नंबर सेम है तो भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। और सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस शेल बहुत मायने रखते हैं प्रॉपर्टीज को लेके। मतलब दोनों के केस में देखूं तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। दोनों के केस में देखूं तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे?
4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,4, यहां पे भी क्या हो जाएगा 2,4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहेगी, इसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रहने वाली है। कोई दिक्कत की बात आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2,4 2,4 2,4 ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, डन। आपकी बात से सहमत है हम, आपकी बात से सहमत है हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2,4 बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, एक तरफा बात करिए। कौन सी बात करिए? एक तरफा। ठीक है सर, तो मतलब ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है कि ऑल आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल बिहेवियर्स। ठीक है, तो भैया असर्शन इज 100% करेक्ट। बिल्कुल सर। सर तो असर्शन करेक्ट हो गया, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बात करते हैं रीजन पे, अब बात करते हैं रीजन पे। The chemical properties of an atom are controlled by the number of electrons in an atom। बिल्कुल सही बात कर रहा है, मैंने भी यही बोला कि सर बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंडेंसी दिखाती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि सर सारा खेल इलेक्ट्रॉन के जाने और आने का है, और इलेक्ट्रॉन जाने आने का किस पे डिपेंडेंसी है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे सर, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो भैया प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ये आपने देखा ग्रुप के अंदर, अगर हम ग्रुप के अंदर देखते हैं तो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है? क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो सर आइसोटोप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। इसीलिए ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी 100% करेक्ट है और एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन अपन को चाहिए है। बिल्कुल यही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती है। रीजन इज दैट कि जो रीजन ये है कि हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम्स के वो सेम होते हैं, इसीलिए उसकी केमिकल बिहेवियर्स और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है। तो इस हिसाब से मैं इस धारणा पे जाता हूं कि भैया असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो अपन जाएंगे बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, ए फॉर आलू। जल्दी फटाफट भैया, ए फॉर आलू। किस किस के आलू की सब्जी बन गई भैया बता दो आज? किस किस के आलू की सब्जी बन गई भैया बता दो आज जल्दी? आलू की सब्जी वाला कौन कौन है? आलू की सब्जी वाला कौन कौन है? हाथ ऊपर कर दो भैया। हमारे यहां तो बन गई, चलो डन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले का। भैया ए आंसर है, ये देखिए ए आंसर है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो भैया दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है ये भी देख लेते हैं, आ जाओ। Assertion: black body is an ideal body that emits and absorbs radiation of all frequency। ठीक है भैया, आ जाओ। ये हमारी एक आइडियल बॉडी है, इसने कोई भी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया तो ये उस रेडिएशंस को एमिट भी कर देगा। ठीक है, ठीक है सर। एक ऐसी बॉडी जो हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, आ जाओ समा जाओ, और फिर उसको कुछ देर रखने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी को दे दे। हर फ्रीक्वेंसी, हर वेवलेंथ बिल्कुल नहीं रखती वो अपने अंदर। ऐसी आइडियल बॉडी को नाम दिया जाता है ब्लैक बॉडी। ऐसी आइडियल बॉडी को नाम दिया जाता है ब्लैक बॉडी। है आपको ये टॉपिक ही था भैया इस चैप्टर में। होता है सर,
एक ऐसी आइडियल बॉडी जो सारी वेवलेंथ और सारी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करे और उसके बाद वो सबको छोड़ देगा, हर फ्रीक्वेंसी हर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट कर देगा, ऐसी बॉडी को कहा जाता है ब्लैक बॉडी। और इसमें से जो रेडिएशंस एमिट होते हैं इनको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इनमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं इनको कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इनको कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मैंने कहा ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सर बिल्कुल, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही वाली बात है, एकदम असर्शन करेक्ट है, 101%, 100% करेक्ट है सर। ठीक है, अब रीजन पे आते हैं। The frequency of radiation emitted by a body goes from a lower frequency to higher frequency with an increase in temperature। वो ये कहना चाह रहा है एक बॉडी है, ठीक है, अभी ये वो लो टेम्परेचर पे, बॉडी अभी कैसी है? लो टेम्परेचर पे। बॉडी अभी क्या है? एक केस बता रहा है वो, जब बॉडी लो टेम्परेचर पे है तो इसने एक लाइट को एमिट किया होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अब इसको भैया मैंने ज्यादा गर्म कर दिया, हाई टेम्परेचर पे ले गया इस बॉडी को, तो हाई टेम्परेचर पे इसने जो लाइट को एमिट किया या जो भी रेडिएशंस को एमिट किया उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। ये कहना चाह रहा है कि जब एक बॉडी लोअर टेम्परेचर पे होती है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उसमें से जो रेडिएशन निकलती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अब उसमें जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो मैंने कहा कॉमन सेंस है सर यहां पर, क्योंकि हमने बोला सर टेम्परेचर बढ़ाना मतलब एक तरीके से एनर्जी देना, एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये अपन जानते हैं, प्लैंक्स भाई ने कहा था। तो अगर आप किसी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप उसमें एनर्जी बढ़ा रहे हो, एनर्जी बढ़ा रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसमें से जो रेडिएशंस निकलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो हायर टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकलती है रेडिएशंस की, मतलब जो रेडिएशंस निकलते हैं वो हायर फ्रीक्वेंसी के निकलते हैं, और लो टेम्परेचर पे जो रेडिएशंस निकलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? कम होती है। तो बिल्कुल रीजन भी 100% करेक्ट है, लेकिन ये कोई लेजिटिमेट इसका तो आंसर नहीं लग रहा ब्लैक बॉडी का। ये तो आपने एक धारणा रखी है, ये आपने एक पॉइंट सेटिस्फाई करवाया है हमारे सामने, लेकिन इससे कुछ भी पता नहीं चलता ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे कोई भी डिस्कशंस इससे नहीं बैठता है कि भैया रीजन असर्शन को कुछ प्रूव करना चाह रहा है या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। हम ये बोलेंगे दोनों पॉइंट्स अपनी जगह सही हैं, बट दोनों का कोई तालमेल नहीं है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम कह रहे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो भैया ये तो गया। अगला, बोथ ए एंड आर आर ट्रू मतलब आर मतलब रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मेरे हिसाब से मैं इसके साथ ज्यादा जाना चाहूंगा, क्योंकि नीचे वाले में तो दिक्कत ये है कि कोई एक गलत है, लेकिन गलत तो कोई भी नहीं है। तो सर जी ब्यूटीफुल आंसर है इस बात। तो मुझे बताओ मुझसे पहले किस किस का आंसर आ गया था? थम्स अप करके। मुझसे पहले किस किस का आंसर आ गया था? थम्स अप करके जल्दी। ये देखिए सर, ज्यादा आगे निकल जाता हूं भैया, देखिए बी वाले पे आंसर है। मुझसे पहले किस किस का आंसर आ गया था? जल्दी बता दो पहले, फटाफट। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऐसा साफ कर देता हूं थोड़ा सा कि बढ़िया तरीके से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये जरूरी होती है थोड़ी सी पॉइंट, फटाफट नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और मैं जब भी बाहर निकलता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि आपको कहीं पर मैं खड़ा रहा हूं उससे कोई चीज कट ना जाए। तो मैं इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट का मौका देता हूं, बाहर निकल के हर चीज समझा के मैं फ्रेम से बाहर इसलिए जाता हूं कि आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले सको। चल डन। तो भैया ये पता चला कि पहले वाले में तो दोनों सही था, ए ऑप्शन था, दूसरे वाले में बी। कहीं सर तीसरे वाले में सी तो नहीं, सिस्टमैटिक तो जमा के नहीं आया? मैंने कहा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं जमाया है। ऐसा कुछ भी नहीं जमाया भाई, टेंशन नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शरीफ आदमी हूं मैं, बहुत ज्यादा। ठीक है सर, ओके सर, डन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जल्दी बताओ, बढ़िया, ठीक है सर, ओके सर, डन 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 डन। चलो बढ़िया हो, आगे जल्दी तुम लोग बोलोगे तो आगे बढ़ जाऊंगा अभी फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है सर? क्या तुम्हें याद है
तुम्हें याद किया, किसको याद किया सर? कुछ इंपॉर्टेंट असर्शन को याद किया। कह रहा है इट इज इंपॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दोनों को एग्जैक्ट डिटरमाइन करना, वो भी साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये बोला था भैया किसने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बात तो कंफर्म है कि असर्शन तो पूरा सही है, 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट है भैया असर्शन। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, तो क्या सर हम निकाल ही नहीं सकते? मैंने कहा बेटा यहां पर ये नहीं लिखा कि हम निकाल नहीं सकते, उसने बोला एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, मतलब गलती के चांसेस होंगे, एरर आएगा। तभी इनने कहा था कुछ एरर पोजीशन में आएगा, कुछ एरर मोमेंटम में आएगा, और ये एरर मिनिमम h/4 से तो बड़ा होगा। ये बोला था भैया किसने? हाइजेनबर्ग ने। उनने कहा सर आप दुनिया की कितनी भी ताकत लगा लो, इससे छोटा एरर नहीं ला सकते, क्योंकि सर आप उसको पकड़ने चले हो जो दिखता नहीं है, और जो दिखता नहीं है उसको पकड़ रहे हो, चलते चलते उसका मोमेंटम भी नाप रहे हो। तो ये कहते हैं कि सर और कठिन से कठिन काम होता जा रहा है, तो इसको निकाल पाना असंभव है। कैसा है? असंभव है। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका सिंपल लॉ सिंपल लॉ था, उनने उसको जस्टिफाई किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सर ए तो करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया तो हमारे पास 3 ऑप्शन खुल जाते हैं। ये डी गया, क्यों? क्योंकि उसने बोला ए और आर दोनों गलत है, ये वाली बात है। तो हमारे पास अभी चांस है कि ए बी सी में से आंसर होगा। अब भैया इनने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है। द पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सर इन्हीं ने एक और चीज के बारे में बात करी थी, उसके बारे में बात करी थी ऑर्बिटल। इनने कहा था ये एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब एक बात बताओ, अगर आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिटरमाइन कर लोगे, ये पता चल जाएगा कि वो कैसा चल रहा है, कहां चल रहा है, तो फिर तो आप उसकी लोकेशन भी बता दोगे ना। लेकिन लोकेशन की हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं उसकी पोजीशन। तो ये पॉइंट कैसे जस्टिफाई हो गया कि भैया द पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज क्लियरली डिफाइंड? ये तो कहीं से नहीं है, पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक ऐसी लाइन कहीं नहीं पड़ी है। क्योंकि सर आप उस व्यक्ति को देख रहे हो जो बहुत छोटा है, उसको पकड़ने चले हो। क्वांटम फिजिक्स आई थी इसके लिए हमारे डी ब्रॉगली, अनसर्टेनिटी, स्कॉर्डिंडर वेव, ये सब लोग ने मिलके ये यहां पर आए थे, और तब जाके इन्होंने कहा था कि भैया ऑर्बिट के अंदर, शेल के अंदर ऑर्बिट शेल एक ही होता है, उसके अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, एक ऐसी प्लेस पाई थी इनने जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी। अभी भी हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे थे सर जी, हम एग्जैक्ट बात नहीं कर रहे थे। तो ये पॉइंट कहां से आया हमें भी नहीं पता, तो ये रीजन एग्जैक्टली ये पॉइंट गलत है। और जब गलत है ये रीजन, तो फिर तो ऊपर वाले 2 हट जाएंगे और जाएगा भैया सी। कहोगे सर अभी आप बोल रहे थे थर्ड क्वेश्चन में सी ऑप्शन होगा, आपके हिसाब से तो सी आ गया, मतलब आप एग्जैक्टली ऐसे ही जमाए थे क्या? ए बी सी। मैंने कहा मैंने ऐसा जमाया तो नहीं था, अब वो आ गया तो आ गया, अब वो आ गया तो आ गया, वैसे मैंने जमाया तो नहीं था। ये देखिए सी ऑप्शन है, ठीक है। तो असर्शन तो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो वो तो बिल्कुल सही था, लेकिन रीजन गलत था यहां पर कि एटम की पाथ के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रॉन की पाथ के बारे में एक एटम में क्लियरली डिफाइंड है, तो वो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी आप कर लीजिए वो नहीं है डिटरमाइन, वो कहीं पे भी फिक्स्ड नहीं है। चलो जल्दी, बिल्कुल फिक्स नहीं है, जल्दी, डन डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी देख लो एक बार भाई।
जल्दी देख लो, जल्दी 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 जल्दी। पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये फाइनली 3 असर्शन रीजंस जो आपको पता होने चाहिए थे। सर बस 3 ही थे, मैंने कहा हाँ यार 3 ही थे, क्या कर सकते हैं। तो 3 ही थे, बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से जो आपके सामने मैंने खत्म करवा दिए, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं आई है। अब अपन देखेंगे आगे। आगे क्या सर, इसके पास अभी पार्ट 6 भी बाकी है मेरे दोस्त, अभी खत्म नहीं हुई है चीजें, अभी खत्म नहीं हुई है, बस लगे रहना है, बने रहना है, जुड़े रहना है। आपको मैं रोज ही बोलता हूं, बस बेटा आपको 2 काम करना है। अगर कोई भी डाउट आया लिखिए, और अगर सब बढ़िया तो एक बार फायर वाला इमोजी डाल दीजिए कि सर मजा आ गया, बोले तो झकास तरीके से, एकदम मजेदार तरीके से, ये बोल के बस, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। रोज आओ, टाइम आपको पता ही है, सेम टाइम सेम जगह चल रहा है सारी चीजें, टाइम पे आइए, पढ़िए, बढ़िया प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेगुलरली 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव सेशंस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपकी केमिस्ट्री में और 4 चांद लग जाएं, ठीक है। बाकी आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करते हैं हिंदी मीडियम की, तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर करते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये भी है। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां पर देखने को नहीं मिलती है। डन। बाकी अगर अपन बात करें तो सर ई नोट्स, ई बुक्स, इसकी सुविधा भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई आज फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी के चलते आपको कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स और लाइव लेक्चर्स की भैया टाइमिंग्स पता चल पाएंगी। तो प्लीज इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना जरूरी, और दबा के लाइक और शेयर करेंगे तभी मजा आने वाला है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक और शानदार लेक्चर में, एक और बेहतरीन लेक्चर में। सर कितने बजे? बेटा सेम टाइम सेम जगह। चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।